सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, अभी जो एसएससी के जो एग्ज़ाम होने हैं, जैसे जीडी के हैं, जैसे हमारे हरियाणा में एचएसएससी सी ग्रुप के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन सभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो जीके की क्लास है उनको हम टॉपिक वाइज डेली जो है वो टॉपिक वाइज जो है इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। तो आज जो है हम शुरू कर रहे हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा वो है ग्लोब के बारे में। ग्लोब में जो अक्षांश देशांतर रेखाएं होती हैं उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी, ये है हमारा कोणीय दूरी, कोणीय दूरी कोणीय दूरी क्या कहलाती है, यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण दिए गए किसी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। सबसे पहले तो हमें भूमध्य रेखा का पता होना चाहिए ग्लोब में। तो हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की। तो ये जैसे हमारा ग्लोब है, ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली ये जो रेखा है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, इसे ही हम विषुवत रेखा कहते हैं। इस रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी रेखा को अक्षांश प्रधान रेखा कहते हैं, अक्षांश प्रधान रेखा कहते हैं। तो ये रेखाओं के हमें नाम जो है वो ध्यान में रखना है कि हमारे ग्लोब को दो भागों में जो बांटने वाली रेखा है वो कौन सी है। उसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और अक्षांश प्रधान रेखा भी कहते हैं। इससे हमारा ग्लोब दो भागों में बंट जाता है। ऊपर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण किसी भी दिए गए स्थान, यानी कि इसके उत्तर में भी जैसे ये रेखाएं हैं हमारी, और इसके दक्षिण में भी, ये जो दक्षिण है हमारा, इसके दक्षिण में भी दिए गए कोणीय दूरी क्या कहलाती है, यानी कि इसे क्या कहा जाता है। तो प्रधान देशांतर कहते हैं या देशांतर कहते हैं या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यह है अक्षांश, या इसे अक्षांश कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो रेखाएं होती है हमारी, ये रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, सी ऑप्शन, यानी कि अक्षांश रेखाएं। अब हम बात करें प्रधान देशांतर रेखा कौन सी होती है। प्रधान देशांतर रेखा वो होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली ये जो रेखा है इसे हम प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। यह है प्रधान देशांतर रेखा हमारी, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसे को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है इसे, ग्रीनविच रेखा। तो इस तरह से हमें ध्यान होना चाहिए कि प्रधान देशांतर रेखा कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। तो इसे हम प्रधान देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। देशांतर क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, जो पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में जो रेखाएं हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये सारी हमारी क्या है, देशांतर रेखाएं होती है। तो ये देशांतर होती हैं। अक्षांश कौन सी होती है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर कोणीय दूरी को जो है वो दर्शाती है, वो अक्षांश रेखाएं होती है। विषुवत रेखा के बारे में हमने अभी पढ़ा था। विषुवत रेखा कौन सी होती है, जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। तो ये क्या होती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या अक्षांश प्रधान रेखा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण, यानी कि उत्तर में भी और दक्षिण में भी जो स्थान की कोणीय दूरी की जो है
वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश ग्रेट सर्कल का उदाहरण है, यानी कि बृहत वृत्त का उदाहरण है। तो वो हमें देखना है इनमें से किसको जो है वो ग्रेट सर्कल कहा जाता है, यानी कि बृहत वृत्त कहा जाता है। तो हमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है भूमध्य रेखा और 4 नंबर पर है आर्कटिक रेखा। तो हमें सबसे पहले ग्लोब में पता होना चाहिए इन रेखाओं की स्थिति क्या है और कौन सी रेखा जो है वो इसे सबसे बड़ा जो है वो ग्रेट सर्कल बनाती है, बृहत वृत्त बनाती है। तो सबसे पहले हम बात करें भूमध्य रेखा की। सबसे पहले भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसका हमने अभी पढ़ा था, दूसरा नाम क्या है, तो विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा भी इसे कहा जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा भी इसे कहा जाता है। इसके ठीक उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा गुजरती है वो है कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा गुजरती है वो है मकर रेखा। मकर रेखा। इसके बाद हमें आर्कटिक रेखा दी गई है। तो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर जो रेखा गुजरती है वो है आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है, तो आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री पर गुजरती है। अगर हम दक्षिण गोलार्ध में बात करें 66.5 डिग्री पर, तो वो है अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा रेखा कहलाती है। अब हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रेखा है जो ग्रेट सर्कल बनाती है, यानी कि बृहत वृत्त बनाती है। तो हमें ध्यान रखना है जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, उनमें सिर्फ एक ही हमारी अक्षांश रेखा है, वो है भूमध्य रेखा, जो ग्रेट सर्कल बनाती है, वृत्त वृत्त बनाती है। बाकी सभी क्या बनाती है, अर्धवृत्त बनाती है। तो ध्यान रखना, वृत्त वृत्त कौन सी अक्षांश रेखा बनाती है, तो वो बनाती है 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि भूमध्य रेखा। इससे ऊपर जाएंगे हम, वृत्त वृत्त जो है वो नहीं बनेगा, हमारा छोटा होता जाएगा, ये भी छोटा होता जाएगा और लास्ट में यहाँ पर क्या है, पॉइंट के रूप में दोनों जो है वो ध्रुव बच जाते हैं हमारे। तो वृत्त वृत्त का उदाहरण अगर पूछा जाए तो कौन सी रेखा बनाती है, भूमध्य रेखा बनाती है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने बराबर होती है, यानी कि 1 डिग्री अक्षांश जो रेखा है वो कितनी दूरी जो है वो बराबर होती है। 1 डिग्री अक्षांश रेखा की दूरी पूछी गई है हमारी, तो वो 11 किलोमीटर के बराबर होती है, 111 किलोमीटर होती है, या 111.32 किलोमीटर होती है, या 121 किलोमीटर होती है। तो हमें अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूछी गई है। तो देखिए हमारी अक्षांश रेखाएं ग्लोब में, यह है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के समांतर ये जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत रेखा के समांतर
ये जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसने पूछा है कि अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है 1 डिग्री पर, यानी कि 0 डिग्री से हम 1 डिग्री पर जाएंगे तो इनके बीच में जो ये क्षेत्र है इसमें कितने किलोमीटर की दूरी है। जैसे इधर 1 किलोमीटर आएंगे तो कितनी है, यहाँ 2 पर जाएंगे तो कितनी है, 3 पर जाएंगे कितनी है, इस तरह से कुल अक्षांश कितने होते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं वो भी हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो हम करते हैं कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच ये जो दूरी होती है ये 111 किलोमीटर होती है। अगर हम 1 डिग्री पार करते हैं, 1 डिग्री अक्षांश पार करते हैं तो 111 किलोमीटर दूरी तय होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 111 किलोमीटर। अगर हम बात करें टोटल अक्षांश की, टोटल अक्षांश कितने होते हैं? टोटल अक्षांश यानी कि लेटिट्यूड, टोटल अक्षांश जो होते हैं वो 181 होते हैं, 181 होते हैं। लेकिन हमें पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछा जाए, कुल अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो 179 होती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। कुल अक्षांश पूछे तो कुल कितने होते हैं अक्षांश, 181 होते हैं, जबकि कुल अक्षांश रेखाएं पूछी जाए तो 179 होती है। अब हम बात करें कि अक्षांश तो 181 है और रेखाएं 179 है, तो दो क्या हैं, दो हमारे क्या हैं, ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री पर, और नीचे ये 90 डिग्री पर कौन सा है, दक्षिण ध्रुव है। ये पॉइंट के रूप में होते हैं, यानी कि रेखाएं नहीं हैं। तो इसलिए कुल अक्षांश पूछे तो 181 होते हैं और अक्षांश रेखाएं पूछे तो 179 होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो जो इनकी दूरी है, इनकी दूरी जो है, इनके बीच की जो दूरी है वो नाम मात्र कम होती है, यानी कि लगभग समान रहती है, जबकि इनकी लंबाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों की तरफ जाने से इनके बीच दूरी, इनके बीच की दूरी लगभग क्या रहती है, समान रहती है। लगभग समान रहती है, जबकि लंबाई कम होती जाती है, लंबाई कम होती जाती है। तो यह भी हमें ध्यान में रखना है। यानी कि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनके बीच में दूरी तो समान रहेगी, 111 किलोमीटर ही रहेगी, लेकिन इनकी जो लंबाई है, जो भूमध्य रेखा की जो लंबाई है और जो हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनकी जो लंबाई है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ध्रुव आप क्या बन जाएंगे, एक पॉइंट के रूप में रहेंगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि लंबाई जो है वो कम होती जाती है, जबकि दूरी क्या रहती है, इनमें समान रहती है। तो इसका हमारा जो आंसर था वो सेकंड आंसर है, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है क्या कहलाती है? तो इसका तो आंसर आप खुद भी कर सकते हो, अभी हमने किया भी है कई बार कि कौन सी रेखा है जो इसे दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये हमारा जो ग्लोब है इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? भूमध्य रेखा है। इससे हमारा ग्लोब दो बराबर भागों में बंट जाता है। ऊपर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ये कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होता है। हमने इसे क्या क्या नाम दिए थे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसे कहा जाता है, इसी को हम विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। अच्छे से याद रखना इन सभी को। इसी को हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भी इसे कहा जाता है। अब इसमें दूसरा दिया हुआ है कर्क रेखा। कर्क रेखा अभी हमने पढ़ा था कितने डिग्री पर होती है? 23.5 डिग्री पर होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा कितने डिग्री पर होती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर होती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा गुजरती है वो कौन सी है? मकर रेखा है। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि ग्लोब को जो है यानी कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? भूमध्य रेखा है, यानी कि विषुवत रेखा है। जबकि कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और मकर रेखा कितने डिग्री पर है? वो भी 23.5 डिग्री पर है, दक्षिण गोलार्ध में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो ए बनेगा। और कौन सा? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह काल्पनिक रेखा, ये हो गया था हमारा, दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी किस स्थान पर होती है? अब देखिए देशांतर रेखाओं की बात हो रही है, दो देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी पूछी गई है, कौन से स्थान पर होती है? तो ये है हमारा ग्लोब है। अभी हमने पढ़ा कि ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा थी वो कौन सी थी? विषुवत रेखा थी। विषुवत रेखा कह सकते हैं हम इसे, या भूमध्य रेखा कह सकते हैं। पूछा क्या है हमें कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में, अब सबसे पहले तो हमने पढ़ा अक्षांश के बारे में। ये सारी की सारी कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं, और जब ये दक्षिणी गोलार्ध में होंगी तो दक्षिण अक्षांश रेखाएं होंगी। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और नीचे ये है दक्षिण ध्रुव। इन दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कितने डिग्री पर? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसी को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसको कहा जाता है। तो ये कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। इससे हमारा ग्लोब फिर दो भागों में बढ़ जाता है। ये जो भाग है ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा और इधर पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। ये सारे के सारी पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। कौन सी देशांतर रेखाएं हैं? पश्चिमी देशांतर रेखाएं। इधर ये जो देशांतर रेखाएं ये कौन सी है? पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब हमें पूछा गया है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में, दो देशांतर रेखाओं के बीच में सर्वाधिक दूरी किस स्थान पर होती है? स्थान पूछा गया है। तो हमें ऑप्शन दिया गया है, कर्क रेखा पर सर्वाधिक होती है, मकर रेखा पर सर्वाधिक होती है, या विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, या अंटार्कटिक रेखा पर सर्वाधिक होती है। देखिए इसमें हम इन तीनों रेखाओं को अलग अलग कर लेते हैं। यह है विषुवत रेखा,
ये है करक रेखा और ये है मकर रेखा और ये है हमारी आर्कटिक रेखा है, अंटार्कटिक रेखा, ये है आर्कटिक रेखा। अब देखिए, एक मिनट, कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। अब देखिए दूरी की बात करें हम, भूमध्य रेखा पर जो ये दूरी है, भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और ध्रुव पर आकर आपस में दोनों क्या है, मिल जाती है। नीचे आ रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से, तो दूरी क्या होती जा रही है, दो देशांतरों के बीच कम होती जा रही है और यहां आकर आपस में क्या ये मिल जाती है। तो दूरी ज्यादा कहां पर हुई, कर्क रेखा पर ज्यादा है या भूमध्य रेखा पर ज्यादा है या मकर रेखा पर ज्यादा है। तो हमें इससे हमें ध्यान होता है कि दूरी ज्यादा कहाँ है, तो वो है भूमध्य रेखा पर ज्यादा है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, विषुवत रेखा, क्योंकि विषुवत रेखा को ही हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो दो देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी की बात करें हम तो कहां होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, यानी कि विषुवत रेखा पर होती है। कितनी होती है, तो ये ध्यान रखना में 111.32 किलोमीटर होती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि दो देशांतरों के बीच भूमध्य रेखा पर दूरी जो है वो कितनी होती है या विषुवत रेखा पर दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। और इससे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और ध्रुवों पर जाकर ये क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। हरियाणा में जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था तो HSSC ने उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा था कि दो देशांतरों के बीच ध्रुवों पर दूरी कितनी होती है, ध्रुवों पर दूरी कितनी होती है। तो इसका आंसर अब आप आसान से तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, दूरी कम होती जाती है और ध्रुवों पर आकर ये आपस में क्या है, मिल जाती है। तो दूरी कितनी होती है, शून्य होती है। तो इस प्रकार हमें ध्यान में रखना है, ध्रुवों पर होगी शून्य, जबकि सबसे ज्यादा पूछे तो कहां होगी, विषुवत रेखा पर होगी। विषुवत रेखा पर कितनी होगी, तो 111.32 किलोमीटर होगी। तो हमारा जो क्वेश्चन था पांचवा क्वेश्चन कि दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी किस स्थान पर होती है, तो वो कहां होती है, विषुवत रेखा पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। अब प्रधान मध्याह्न रेखा कौन सी होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था ग्लोब में, ये है भूमध्य रेखा और ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। इस रेखा को क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा भी से कहा जाता है। इस रेखा को क्या कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। अब इसमें पूछा क्या गया है कि प्रधान मध्याह्न रेखा, अब आपको पता चल गया प्रधान मध्याह्न रेखा कौन सी होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कह सकते हो आप इसे, या ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हो। किस स्थान से होकर गुजरती है, तो हमें ऑप्शन क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीनविच से होकर गुजरती है, सेकंड ऑप्शन है सिडनी से गुजरती है, थर्ड ऑप्शन है ग्रीनलैंड से गुजरती है, और डी ऑप्शन है इलाहाबाद से गुजरती है। तो इसमें आपको नाम से ही पता चल जाता है कि ग्रीनविच रेखा इसे कहा जाता है। तो कहां से गुजरती है, ये ग्रीनविच से गुजरती है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाता है। ग्रीनविच यहां पर वो स्थान है, कहां पड़ता है ये, लंदन में।
ब्रिटेन में। यानी कि ग्रीनविच वो स्थान है जहां से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है, विश्व का समय निर्धारित होता है। तो विश्व का समय कहां से निर्धारित होता है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से होता है, यानी कि ग्रीनविच रेखा से होता है। पूरे विश्व का समय कहां से चलता है? ग्रीनविच रेखा से चलता है। ग्रीनविच, ग्रीनविच कहाँ है? ये स्थान लंदन में पड़ता है हमारा। तो ये हमें ध्यान में रखना है, जहां से पूरे विश्व का समय चलता है। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रीनविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। अब इसका आंसर आप दे सकते हो, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ग्रीनविच रेखा को और किस नाम से जाना जाता है या कितने डिग्री पर होती है। तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। ये हमारा ग्लोब है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री कौन सी है? देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा। अभी हमने इसके नाम और भी देखे थे, क्या थे? ग्रीनविच रेखा भी इसको कहते हैं हम, ग्रीनविच रेखा। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। ये भी जो एस्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, प्रधान मध्याह्न रेखा कितने डिग्री पर निर्धारित की जाती है? तो कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। तो ग्रीनविच जो है वो कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री अक्षांश। अब देखिए ये अक्षांश दिया हुआ है, तो ये जबकि अक्षांश नहीं है, ये क्या है? देशांतर है। तो 0 डिग्री अक्षांश तो कौन सी थी हमारी? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा थी। सेकंड ऑप्शन है इसमें 0 डिग्री देशांतर। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमारा 0 डिग्री देशांतर को ही हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। जबकि 180 डिग्री यामोंतर देशांतर रेखा, 180 डिग्री जो ये रेखा है, ये जो रेखा है, ये तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है हमारी, तो ये तो ग्रीनविच रेखा नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा तो विषुवत रेखा है, 180 डिग्री यामोंतर रेखा ये कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है इसमें। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन था हमारा। 8 नंबर पर चलते हैं हम। बसंत विषुव कब होता है? अब देखिए विषुव क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए विषुव क्या है। विषुव का अर्थ होता है दिन व रात, दिन व रात बराबर होना, दिन व रात का बराबर होना विषुव कहलाता है। अब इसका आंसर देना आपके लिए आसान हो जाता है। जब हमें पता चल गया कि विषुव क्या है, तो विषुव का मतलब क्या हुआ? दिन व रात बराबर होना। यानी कि जब दिन और रात बराबर होते हैं तो क्या होता है? विषुव होता है। लेकिन इसने पूछा है बसंत विषुव कब होता है। तो हमें ऑप्शन दिया गया, एक तो 21 मार्च, 21 मार्च दिया गया है। एक हमें दिया गया है 23 सितंबर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास 21 जून है। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है? 22 दिसंबर है। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। 21 मार्च की बात करें हम तो ये होता है बसंत विषुव, बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। अगर हमसे पूछे शरद विषुव कब होता है, तो शरद विषुव कब होता है? तो वो होता है 23 सितंबर को। 21 जून को क्या होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, या सूर्य की स्थिति हम ध्यान रख लें इसमें, इक्कीस जून को सूर्य कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है,
सीधा यानी कि लंबवत, सीधा चमकता है। यानी कि सूर्य की जो स्थिति होती है वो कर्क रेखा पर होती है, कब? 21 जून को। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में हम बात करें? उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, दिन बड़ा और रात छोटी होती है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन 21 जून की स्थिति अगर दक्षिण गोलार्ध में पूछी जाए तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है? तो यहां देखिए दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है? दिन छोटा, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। रात यानी कि बड़ी होती है। ये बात होती है दक्षिण गोलार्ध में। जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। यानी कि सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो 21 जून को होता है और सबसे छोटी रात होती है। अब बात करें इसमें 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति क्या होती है? मकर रेखा पर। सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर होती है। मकर रेखा पर सीधा चमकता है। यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य कहां चमकता है? मकर रेखा पर चमकता है। इसलिए 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर की बात करें अगर हम, यहां पर बात करते हैं 22 दिसंबर की दक्षिण गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में। ये स्थिति होगी हमारी 22 दिसंबर की है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, और रात छोटी होती है। रात क्या होती है? छोटी होती है दक्षिणी गोलार्ध में। अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में तो दिन क्या होता है? सबसे छोटा होता है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, और रात की बात करें तो सबसे बड़ी रात होती है। अपने यहाँ सबसे बड़ी रात जो होती है वो कब होती है? 22 दिसंबर को होती है। और दिन सबसे छोटा कब होता है? तो वो 22 दिसंबर को होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, और सबसे छोटी रात होती है। क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है वो किस रेखा पर होती है? मकर रेखा पर होती है। तो इस प्रकार हमें ये चारों ही ध्यान रखने। 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों ही क्या होते हैं? विषुव होते हैं, यानी दिन और रात बराबर होते हैं। जब दिन रात बराबर होते हैं तो सूर्य कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा पर। जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तो दोनों गोलार्धों में क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। और यह स्थिति कब होती है? 21 मार्च को भी होती है और 23 सितंबर को भी होते हैं। 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहते हैं? बसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। तो हमें पूछा क्या गया है? बसंत विषुव किसे कहते हैं? तो बसंत विषुव किसको कहते हैं? 21 मार्च को कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, बसंत विषुव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का मानक समय किस स्थान से निर्धारित किया जाता है? भारत का जो मानक समय है सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कितने डिग्री से निर्धारित होता है। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का समय जो है वो निर्धारित किया जाता है। और यह जो रेखा है भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पर है मध्य प्रदेश,
तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, 4 नंबर पर है उड़ीसा और 5 नंबर पर है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है कौन सी रेखा? भारत की जो मानक रेखा है, समय निर्धारित करने वाली जो रेखा है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री, जो पूर्वी देशांतर रेखा है। 5 राज्य कौन कौन से हमारे? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इनमें देखिए स्थान पूछा गया है कि किस स्थान से निर्धारित किया जाता है। स्थान की बात करें तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसका जो स्थान है मेन वो है नैनी। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है कि भारत का जो मानक समय है वो किस स्थान से निर्धारित किया जाता है, तो नैनी नामक स्थान से निर्धारित किया जाता है। अब देखिए मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, इलाहाबाद, मिर्जापुर, नैनी और यूपी। चारों ही स्थान कहाँ हैं? तीनों स्थान ये कहाँ पे है? यूपी राज्य में पड़ते हैं, यूपी स्टेट में पड़ते हैं। अगर हमें ऑप्शन में नैनी नहीं मिले, मान लीजिए आपको इलाहाबाद दे दिया, मिर्जापुर दे दिया, नैनी की जगह आपको दे दिया जैसे मध्य प्रदेश, तो आपका ऑप्शन क्या ठीक होगा? अगर नैनी ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान रखना फिर हमारा ऑप्शन ठीक होता है मिर्जापुर। अगर मिर्जापुर भी ऑप्शन में नहीं है और इलाहाबाद ऑप्शन में है, यानी कि नैनी और मिर्जापुर दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा कौन सा सही होगा? इलाहाबाद सही होगा। तो इस प्रकार हमें ध्यान में रखना है तीनों ही। सबसे मेन स्थान जो है वो कौन सा है? मिर्जापुर, सॉरी, सबसे मेन जो स्थान है वो कौन सा है? नैनी। अगर नैनी ऑप्शन में नहीं है तो मिर्जापुर सही होगा। अगर नैनी और मिर्जापुर दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तो इलाहाबाद सही करना है। यानी कि इलाहाबाद में कौन सा स्थान पड़ता है? मिर्जापुर, और मिर्जापुर में स्थान पड़ता है नैनी, और ये तीनों कहाँ पड़ते हैं? यूपी में पड़ते हैं। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि भारत का जो मानक समय है वो किस स्थान से निर्धारित किया जाता है, तो वो नैनी नामक स्थान से निर्धारित किया जाता है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य एरिया को क्या कहते हैं? यानी कि मध्य जो क्षेत्र है, 2 अक्षांश रेखाओं का जो मध्य क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? दो अक्षांश, एक मिनट, हाँ, हमसे पूछा गया है कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य जो एरिया है, यानी कि मध्य जो क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? अब 2 अक्षांश रेखाएं, जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे ही हमने नाम दिया था विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है इसे? विषुवत रेखा। इसे ही क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के समांतर ये जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं ये? अक्षांश रेखाएं हैं भाई, ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं। अब अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है, यानी कि इस अक्षांश रेखा से इस अक्षांश रेखा के बीच में ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो ध्यान रखना 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। कटिबंध, कटिबंध क्या कहलाता है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं?
कटिबंध कहते हैं। तो ग्रिड क्या है और गोरे क्या है? अब ये देखिए, ग्रिड और गोरे की बात करते हैं हम। ये है देशांतर रेखाएं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, अभी हमने अक्षांश के बारे में बात की, तो कौन सा होगा? कटिबंध। दो देशांतरों की बात करें, दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अगर इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है तो उसका आंसर हमारा क्या रहेगा? यानी कि इस देशांतर रेखा से और इस देशांतर रेखा के बीच में जो ये क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? तो हमें ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। क्या आंसर आएगा हमारा? गोरे। इसका, उसका कटिबंध था, इसका गोरे। अब ग्रेड क्या है भाई? ग्रेड जो अक्षांश और देशांतर, यानी कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जो जाल है, रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। जाल को ग्रिड कहा जाता है। तो ये इस प्रकार हमें ध्यान में रखना है, ये जो पूरा जाल जो बन गया है इसे क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। तो इस प्रकार हमें ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन, कटिबंध। ध्यान रखना है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की बात करें तो कटिबंध होगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की बात करें हम तो क्या होगा? गोरे होगा। और ग्रेड क्या होता है? जब अक्षांश और देशांतर का ये जो पूरा जाल बना होता है इसे क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये जो 10 क्वेश्चन थे जो अक्षांश और देशांतर से संबंधित थे ये हमारे कंप्लीट होते हैं। बाकी इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे, कल की वीडियो में। दैट्स ऑल।